महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो सरकार के विजन का एक आईना होता है, इस पर हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 281 बिंदुओं के माध्यम से सरकार के कार्यकलापों को सदन में रखा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने पक्ष और विपक्ष अपना धर्म निभाते हुए इस अभिभाषण का विश्लेषण अपने अपने तरीके से किया और बाकी इसका सारा विश्लेषण जो है वो हमारे देवली उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस तरह से किया, मुझे ऐसा लग रहा है माननीय विधायक महोदय कि कहीं ना कहीं पूरा देश चाइना से आए हुए कोरोना की चपेट में थे, तो आप जरूर हो सकता है जिस कोरोना वेरिएंट की मुख्यमंत्री जी ने शोध किया उस कोरोना से कहीं 4 साल से पीड़ित रहे हो, तभी आपके अधिकतर काम नहीं हुए। मैं इस मुद्दे पर जाना नहीं चाहता। मैं यही निवेदन माननीय सभापति महोदय के माध्यम से करूंगा सरकार से कि चूंकि चुनावी साल है और प्रदेश की आमदन की अपेक्षा और ज्यादा बढ़ गई है, प्रदेश का किसान पिछले 4 साल से उम्मीद लिए बैठा है कि उसका ऋण माफ होगा, तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उत्तर दें तब 1 से 10 की गिनती करके और समस्त किसानों का समस्त ऋण जो है वो माफ करने का आप जरूर तोहफा दें, क्योंकि इस बार 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 अखबारों के अंदर आ रहा है कि ये जो बजट है ये किसानों और जवानों को समर्पित होगा। तो ऐसी मैं आशा रखता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के शुरुआत में महाराणा प्रताप से लेकर दुर्गादास, मीरा, पन्ना दाई, नानी बाई, अमृता देवी का जिक्र तो कर दिया, लेकिन इनको सरकारें कभी तो स्कूलों के कोर्स में शामिल करती है तो कभी हटा देती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इन लोगों के जहाँ स्थल है वहाँ पैनोरमाओं के निर्माण किए जाए और जो भी पहले से जो पैनोरमा निर्माण किए हुए हैं उनकी सार संभाल सरकार करें, क्योंकि जो तेजाजी का जो पैनोरमा खरनाल के अंदर वो खुलने से पहले जर्जर होके और एक भी व्यक्ति को उनके इतिहास से रूबरू होने का मौका नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा। मैं जो बिंदु संख्या 3 और 4 है जिसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने मारवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थानियों व राजस्थान दिवस का गुणगान तो आपने कर दिया, लेकिन इन मारवाड़ियों की अपनी जुबान राजस्थानी भाषा को मान्यता देने की कोई बात नहीं की। इस बार 30 मार्च को राज्य के निर्माण की हीरक जयंती वर्ष के मौके पर राजस्थानी भाषा को मान्यता प्रदान करावें तो राजस्थानियों के लिए गर्व भरा पल होगा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने पे प्रदेश के विकास की बात की है तो मैं बता दूं कि नागौर जिला मुख्यालय पे 2 आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है, जो दिनांक 14/12/2018 को पूर्ण होना था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा मॉडल स्टेट होता है क्या कि कोई काम समय से 4 साल बाद भी पूरा नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह सुशासन की बात कही गई है, लेकिन सरकार के मंत्री अपराध के आरोपों के लपेटे में जिस प्रदेश में दिन दाड़े कोर्ट के सामने एसपी और कलेक्टर के आवास से मैं 100 मीटर दूर दिन दाड़े हत्या कर दी जाती है और बदमाश भाग जाते हैं, कौन से सुशासन की बात की गई है? ये समझ से परे है। कोविड के दौरान भी विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध बताया, लेकिन कई विभागों ने कोरोना की आड़ में बजट तक जारी नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, सेवाई धर्म जन सेवा को समर्पित 4 साल बताएं, लेकिन किस प्रकार हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बिना पैसे लिए शायद ही कहीं सेवा होती होगी। मैं इतना धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को इस बात का दूंगा कि इस बार इन्होंने ट्रांसफरों पर बैन ही नहीं लगाई, तो सबसे बड़ा जो उद्योग है और जिसके अंदर भ्रष्टाचार पनपा, उसके लिए जरूर मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को दूंगा। कई मंत्रियों ने, मैं यह नाम सदन के अंदर लेना नहीं चाहता, उन मंत्रियों ने 7 पीढ़ी का अंजाम जो ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से कर दिया। तो जवाबदेही और सुशासन की हम बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज हर कार्य के लिए जब ऑनलाइन आवेदन का सिस्टम आ गया तो हार्ड कॉपी जमा करवाने का सिस्टम कब तक चलेगा? आमजन से अधिकारी तो दूर, वहां का बाबू भी सीधे मुंह बात नहीं करता। सरकारी कार्यालयों के लिए दफ्तर घुमाने की परंपरा आज भी कायम है। प्रदेश में प्रतिशत सिस्टम चल रहा है, कोई 5%, कोई 10%। और ओबीसी प्रमाण पत्र की बात हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत अच्छी बात की थी कि ओबीसी के सर्टिफिकेट का हर साल, हर 2 साल के अंदर जो रिन्यूअल है उसके अंदर बहुत पैसा ओबीसी का खर्च होता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर भी कोई अच्छी कार्य योजना बनेगी। एक बार उसकी जाति तो कोई बदलती नहीं है, तो ओबीसी का सर्टिफिकेट एक बार जारी हो जाता है तो सालों साल वही चलता रहे। माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 15 से 22 चिकित्सा के, आज चूंकि चिकित्सा मंत्री मौजूद नहीं है, मैं जब पिछली बार उनका भाषण सुन रहा था
तो निश्चित शब्द उनके मैं बैठा बैठा नोट करा था, निश्चित शब्द उनके मुंह से 72 बार निश्चित शब्द उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति सुधरेगी। और ये मैं ये कह सकता हूँ, राइट टू हेल्थ बिल लाने की हमने तैयारी कर दी, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क भी होगा। ये भी निश्चित रूप से आप कहीं नोट कर लें इस चीज को, क्योंकि आज हालात ये 2013 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने 5 बेरी विधानसभा क्षेत्र के 5 सिद्धा के अंदर CSC की घोषणा की। आज तक वहां नहीं तो भवन बना और नहीं एक डॉक्टर के अलावा वहां नियुक्ति हुई। पिछले साल जो CSC और PSC की घोषणा हुई, नहीं उनके भवन बने, नहीं वहां स्टाफ लगाया, नहीं जो सब सेंटरों की बातें थी जिलों के अंदर। अभी मैं जिले के आंकड़े मैं अलग से आप कहोगे तो टेबल कर दूंगा। स्थिति ये है कि कई ग्रामीण जो ग्राम पंचायत के मुख्यालय वहां भी सब सेंटर की स्थितियां नहीं है। डॉक्टर राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि आप ये कर देंगे, अपील में आप जा नहीं सकते कि ऐसी कोई कमेटी बनके और इस मामले को हम यदि एक रोल मॉडल के रूप में देश को देना चाहते हैं राइट टू हेल्थ को, तो इसके अंदर पूरा विश्लेषण करना है करके और इसको हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी विराजमान है, शिक्षा मंत्री जी जिस तरह राइट टू एजुकेशन का जो हश्र हुआ इस प्रदेश के अंदर, ये कहीं हमसे छुपा हुआ नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम देश के अंदर मॉडल तो अच्छा बनना चाहें और हम खलनायक के रूप में इस देश में राजस्थान की विधानसभा को याद करें लोग, ऐसा भी कोई कारनामा हम नहीं करते हैं। मुझे याद है कि आप जब अभी दो दिन पहले जब अभिभाषण में चर्चा हो रही थी, तब गांधी जी के कथन को आपने बिल्कुल ही कहा था कि सच बोलना चाहिए, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलना चाहिए। और हमारे डूंगरगढ़ से जो माननीय विधायक आए हैं उन्होंने ये कहा था कि मेरे इलाके के अंदर सारे शिक्षण के पद भरे हुए हैं। मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ कि मंत्री जी के गृह जिले बीकानेर के डूंगरगढ़ ब्लॉक में प्रधानाचार्य के 30 पद, व्याख्याता के 57 पद, वरिष्ठ अध्यापकों के 207 पद, अध्यापक लेवल 2 के 152 पद, अध्यापक लेवल 1 के 195 पदों सहित कुल 641 पद डूंगरगढ़ के अंदर रिक्त है। माननीय मंत्री महोदय, मैं तो हमारे जो डूंगरगढ़ से माननीय विधायक आए हैं इनको ये निवेदन करूंगा, आपने सरकार बचाने के अंदर बहुत अच्छा आपने सहयोग कर दिया, कारण चाहे कुछ ही रहा हो, लेकिन कम से कम आज आप इस पवित्र सदन के अंदर ऐसा झूठ तो नहीं बोले, क्योंकि आपकी एक एक चीज जो है, आप मेरी बात को सुनेंगे पहले माननीय विधायक महोदय, यहाँ जो बात होती है वो बात नोट होती है। इसलिए ऐसा कोई काम आप नहीं करें कि हम यहाँ झूठी सूचना देके और प्रदेश के अंदर एक नई हम नीति बनाएं, ऐसा भी नहीं हो। मैं जहाँ से शिक्षा निदेशक बीकानेर ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात आई थी, ये अखबारों के अंदर बहुत बड़ा छपा था कि पिछले दिनों शिक्षा निदेशक बीकानेर ने कुचामन ब्लॉक में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण के दौरान 2 कार्मिकों को अपनी मूल पद पर इसलिए भेज दिया क्योंकि उन्हें बिल्कुल अंग्रेजी बोलने नहीं आती थी। इंटरव्यू लेने वाली कमेटी ने किया, उनसे अंग्रेजी में संवाद किया है हिंदी में, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी नीति बनाओ। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाना चाहते हो, इसके अंदर प्राइवेट स्कूलों के साथ प्रतिस्पर्धा पैदा करके हम अच्छा फ्लुएंसी उनमें पैदा करना चाहते हैं, तो कम से कम इंटरव्यू के अंदर भी एक अच्छा कोई एक पूरी कार्य योजना बने। आज 33 श्रेणी अध्यापकों की भर्ती की ट्रांसफर की बात माननीय सभी विधायक करते हैं। आज जॉब का सेटिस्फेक्शन उन बच्चों में नहीं है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में सामाजिकता आनी चाहिए, परिवार का वो ख्याल रखें। अब सिंगल फैमिली है, वो व्यक्ति नागौर का बाड़मेर के अंदर बैठा है 500 किलोमीटर दूर, कैसे उसमें सामाजिकता रहेगी, कैसे वो अपने परिवार का ध्यान रखेगा। तो जब आपने लाखों तबादले शिक्षा विभाग में कर दिए और मैं मेरे इलाके की ये लेके आया हूँ, मेरे ब्लॉक पूरे नागौर जिले के अंदर माननीय सारे विधायक नागौर के भी बैठे हैं, 22,791 पदों में से 5,200 पद हमारे नागौर जिले के अंदर खाली हैं सारे शिक्षकों के। तो जब आपने इतने बड़े तबादले कर दिए तो 10-20 हजार तबादला आप 33 श्रेणी अध्यापकों के भी कर देते, उसके लिए कोई ठोस नीति बना लेते, उनकी कोई ज्यादा मजबूरी उन लोगों को करते। मैं इतना निवेदन आपसे करूंगा। और उस शिक्षा मंत्री आज यहाँ विराजे नहीं है, उस शिक्षा मंत्री जी को मैं जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछली बार मेरे इलाके के अंदर 2 बालिका महाविद्यालय और 1 महाविद्यालय उन्होंने खोलने की घोषणा की, उन्होंने भवन के लिए पैसा भी जारी कर दिया, भवन भी बन रहे हैं। लेकिन आज स्थिति है कि उन महाविद्यालयों को चलाने के लिए सिर्फ एक व्याख्याता है, तो उनके पद भी भरे जाएं, तब हम निश्चित रूप से हमारी जो एक योजना है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। मैं 2 मिनट में समाप्त करें सर। 15 मिनट तो हमारी पार्टी को सर टाइम दिया आपने सर, 15 मिनट तो कम से कम हम पूरी बात तो कहें। हम नए विधायक चुन के आए, हमको ऐसी बात भी नहीं, एलिगेशन भी किसी भी नहीं लगाएंगे। माननीय सभापति महोदय, CHA को जिस प्रकार से एक ही झटके में घर बैठा दिया, बेरोजगार सड़कों पर संघर्ष करने को मजबूर है। आज यदि हम राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, आज आधुनिक मशीनों के होते हुए भी आज अस्पतालों में जांच सिर्फ नाम के निःशुल्क है। आज की हुई जांच की रिपोर्ट अगले दिन मिलती है।
अब मेरा क्योंसर विधानसभा क्षेत्र 200 किलोमीटर लंबा है। इसमें जब व्यक्ति कोई जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है, उसके लिए अगले दिन आई जांच का मतलब क्या है? इसलिए मेरी मांग है कि ऐसी मशीनें भी वहां लगाएं कि 1-2 घंटे के अंदर छोटी मोटी जांचें उसका निराकरण उस पर हो। और सोनोग्राफी जांच के नाम पे तो आज ये हालात है जिला मुख्यालय पे कि उसको 10 और 15 दिन का समय दिया जाता है। तो 10 और 15 दिन बाद यदि सोनोग्राफी की रिपोर्ट आएगी तब तक तो इतना गंभीर हो जाएगा मरीज कि उसको बचाना फिर हमारे बस की भी बात नहीं होगी। मैं माननीय सभापति महोदय, बिंदु संख्या 37 जो है, आज भी सभी किसानों को ब्याज मुक्त ऋण नहीं दिया जा रहा है। सभी पात्र किसानों को अल्पकालीन ऋण देने की विशेष व्यवस्था की जाए। मैं सहकारिता मंत्री जी यहाँ विराजमान नहीं है, मैं सहकारिता आंदोलन से किसान का भला यदि हम करना चाहते हैं तो सहकारी आंदोलन को हमें और मजबूत बनाना पड़ेगा। सहकारिता के अंदर इस बार हमने देखा एमएसपी की खरीद ढंग से नहीं हो पाई, किसानों को यूरिया और डीएपी नहीं मिल पाया। इन सब चीजों की इफ्को और आईपीएल जैसी कंपनियों ने सहकारी सिस्टम को बिल्कुल दत्ता बताते हुए निजी दुकानदारों को जरूर आईपीएल और यूरिया और डीएपी उपलब्ध कराया, लेकिन सहकारी संस्थाएं जो है वो दिन ब दिन घाटे में जा रही है। आरजीएचएस की यदि हम बात करें तो सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो दवाइयां जो बिक रही है उनको समय पे सहकारी संस्थाओं को पैसा नहीं मिल रहा है। प्राइवेट व्यक्ति जो दुकानदार आरजीएचएस का काम कर रहा है उसको तुरंत पैसा मिल जाता है। तो इतना बड़ा जो भार है वो सहकारी संस्थाएं भी नहीं झेल पाएगी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि सहकारी तंत्र को भी मजबूत करें। इस बार चुनाव की आपने सहकारी तंत्र में शुरुआत कर दी, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि सहकारी तंत्र को मजबूत करने में आपने जो भी बीड़ा उठाया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लीज हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ी सी मेरी प्लीज, आपका टाइम हो गया है, मोर देन सफिशिएंट। सर 15 मिनट तो आप, हु सेड इट? किसने कहा 15 मिनट? कल जब सर टाइम आप और कोई नहीं बोलेगा पार्टी से? नहीं है भाई पुखरा जी, आप पार्टी से कोई नहीं बोलेगा? नहीं, एक ही बोलेगा। है भाई, पार्टी से कोई नहीं बोलेगा फिर एक भी दिन, 3 दिन नहीं ना। प्लीज अंडरस्टैंड इट, टाइम इज गिवन फॉर एंटायर, नॉट फॉर डे। एक दिन सर 2 मिनट, प्लीज, सिर्फ 2 मिनट, अंडरस्टैंड इट सर। यू वांट प्लीज 2 मिनट सर। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक तो सरपंच संघ जो है वो पंचायती राज के सारे सरपंच संघ आमरण अनशन पे बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि उनके साथ कोई बैठ के उनको दिशा निर्देश ऐसे प्राप्त करें, किसी अधिकारियों को भेजें कि अपनी मांगों को विश्लेषण करके और उनका आमरण अनशन भी तुड़वाया जाए। और पंचायती राज शोध संस्थान की घोषणा पिछली बार मंत्री जी ने कर दी थी, इसके लिए बजट जारी नहीं किया, उसकी भी मैं मांग करूंगा। क्योंसर में ट्रॉमा सेंटर, शंकुवास में सीएससी, करनाल पिपलिया बहुमसर ग्वालू में पीएससी, 132 केवी शंकुवास के अंदर, और खजवाड़ा में महाविद्यालय, पांचोड़ी व शंकुवास उप तहसील। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के परिवहन पर रोक के संबंध में जो कमेटी आपने बनाई, माननीय कृषि मंत्री जी भी विराजमान है, इसके अंदर कोई पूरा विश्लेषण करके छूट दें ताकि मेलों की जो रौनक है वो आए वापिस और किसानों को लाभ मिले। उसके अलावा सिविल न्यायालय क्योंसर के अंदर, मॉडल स्कूल क्योंसर के अंदर और कृषि मंडी हेतु बजट और चाउंडिया हिसाबा पांचला सीधा से लेके और नारवा कांटिया क्योंसर मादानियों की डाणी तक 60 किलोमीटर लंबी सड़क और तेजाजी के नाम से क्योंसर महाविद्यालय का नामकरण करने का श्रम कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया।